हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षकगणों का स्वागत है आपकी अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार और हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई साथियों, आराम से हिंदी के क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई साथियों। पहला क्वेश्चन है कि गुण संधि का उदाहरण जो है वो है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो अपने गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है साथियों, देखो सबसे पहली चीज ये है कि गुण संधि की पहचान क्या है। ठीक है, कि कैसे पता करें कि भाई किसी भी शब्द के अंदर जो है वो गुण संधि है। ठीक है, इस गुण संधि की पहचान जो है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहली पहचान है साथियों, जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको जो है वो गुण संधि का पता करना है तो सबसे पहली आएगी यहाँ पे एक मात्रा। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के ऊपर आपको जो है वो इस प्रकार की एक चोटी जो है वो देखने को मिलती है तो उस शब्द का जो है वो हमेशा गुण संधि होगी। ठीक है, पहली पहचान है कि किसी भी शब्द के ऊपर आपको जो है वो इस प्रकार की एक चोटी जो है यानी कि एक मात्रा देखने को मिलती है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी हमेशा गुण संधि। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पहचान है कि किसी भी शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वहां पे जो है वो री की मात्रा आती है। ठीक है, जब भी किसी शब्द के अंदर जो है वो ये वाली री की मात्रा आती है तो वहां पे जो संधि है वो अपनी होगी गुण संधि। ये दो पहचान है। पहली जो है वो इसके ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो एक मात्रा यानी कि इस प्रकार की एक चोटी आती है तो वह गुण संधि है। ठीक है, दूसरी पहचान है कि किसी भी शब्द के अंदर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये अपनी जो है वो री की मात्रा आती है तो वहां पे जो है वो गुण संधि है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सब देखते हैं इस मेहर्षि शब्द को। साथियों देखो, मेहर्षि शब्द की बात करें तो यानी कि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, मेहर्षि शब्द की बात करें तो मेहर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो है महा प्लस ऋषि। तो जहां पर भी शब्द को तोड़ेंगे, जहां पर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे जो है इस री की मात्रा आती है तो वहां पे जो संधि है वो अपनी होगी गुण संधि। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं आपकी इस यण गुण संधि के। ठीक है, तो देखो एक तो हो गया महर्षि यानी कि महा प्लस ऋषि। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो अपने री की मात्रा है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से शब्द हैं आपके पास में आए देवर्षि। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में शब्द आएगा सप्तऋषि। ठीक है, तो अब इन तीन उदाहरणों के माध्यम से आप आराम से समझ गए होंगे कि कहाँ पे जो है वो गुण संधि होगी। ठीक है, महर्षि है, देवर्षि है, सप्तऋषि है, जब भी आपको इस प्रकार के शब्द जो हैं वो देखने को मिलेंगे तो वहां पे जो संधि होगी वो अपनी जो है वो गुण संधि होगी। ठीक है, अब देखो देवर्षि का संधि विच्छेद करें तो देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव प्लस ऋषि हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सप्तऋषि का संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जब भी आपको संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे ये री की मात्रा जो है वो आती है तो वहां पे जो अपनी संधि होगी वो होगी गुण संधि। अगर किसी भी शब्द के ऊपर आपको एक मात्रा जो है वो दिखाई देती है तो वहां पर भी जो है वो गुण संधि होगी। जैसे एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पे राकेश। ठीक है, अब जब हम राकेश को देखेंगे तो राकेश के ऊपर जो है वो एक चोटी है। ठीक है, इस प्रकार से शब्द लिखा नरेश। ठीक है, एक चोटी है ऊपर। इस प्रकार से शब्द लिखा रमेश, एक चोटी है ऊपर। यानी कि जिन शब्दों के ऊपर हमेशा एक चोटी आती है तो वो अपने गुण संधि है। ठीक है, और दूसरी पहचान है कि अगर आपको ये वाली री की मात्रा दिखाई देती है तो वहां पे जो है वो गुण संधि है। ठीक है, ये री वाले जो मात्रा वाले शब्द हैं ये ज्यादा शब्द नहीं है, आप आराम से इनको जो है वो याद भी कर सकते हैं। और इनके जैसे ही शब्द आएंगे महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, ठीक है, इनके अंदर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पर भी ऐसे शब्द आए महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि या फिर एक चोटी वाले शब्द आए तो वहां पे संधि कर देना, कौन सी अपनी गुण संधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पावक की। अपना जो सेकंड शब्द है साथियों वो है पावक। ठीक है, अब पावक के अंदर जो शब्द है इसके अंदर संधि है आयादी।
ठीक है, कौन सी संधि है? अयादी संधि है। और संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पो प्लस अक। ठीक है, पो और अक से मिलकर के पावक बनेगा और पावक के अंदर जो है वो संधि है अयादी। ठीक है, अयादी संधि की पहचान क्या है? कैसे पहचान करें कि किसी भी शब्द के अंदर जो है वो अयादी संधि है? सबसे सिंपल जो पहचान है वो है अपने अयादी संधि की। ठीक है, शब्द को बोलना पड़ेगा और बोलने पर अय की, आय की, ठीक है, अव की या फिर आव की। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियां, ठीक है, अय की ध्वनि आएगी, आय की आएगी, अव की आएगी या फिर आव की आएगी। इस प्रकार की ध्वनियां जब भी किसी भी शब्द को बोलने पर आती है तो वहां पे समझना संधि है कौन सी? अयादी संधि। ठीक है, जैसे पावक, पाव, आव, किसकी ध्वनि आ रही है? आव की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? आव की ध्वनि आ रही है। तो वहां पे जो संधि है वो अपनी अयादी संधि है। इस प्रकार से जैसे जैसे एक शब्द हो गया चयन। ठीक है, शब्द हो गया चयन। जब चयन शब्द को बोलेंगे तो ध्वनि आ रही है किसकी? अय की, और यहाँ पे लिखा अय। ठीक है, उसके बाद में जैसे एक शब्द है नायक, और जब नायक शब्द को बोलेंगे तो ध्वनि आ रही है किसकी? आय की, और आय की ध्वनि ही रही। तो जब भी किसी भी शब्द को हम बोलेंगे तो उसके अंदर अय की ध्वनि आती है, आय की आती है, अव की आती है या फिर इस आव शब्द की ध्वनि आती है, तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी अयादी संधि। ठीक है, देखो अगला अगला उदाहरण है अपने पास में अभ्युदय का, और ये बड़ा जो है वो शानदार उदाहरण है साथियों। देखो अभ्युदय की बात पे यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात करते हैं? अभ्युदय की बात करते हैं। तो जब भी आपके पास में यह शब्द है और वह वर्ण है, ठीक है भाई, सॉरी यह शब्द नहीं है, वर्ण है। ठीक है, तो देखो ये और वह से पहले कोई भी जो है वो आधा वर्ण जो है वो दिखाई देता है। य और व से पहले जब भी आपको जो है वो कोई भी आधा वर्ण जो है वो दिखाई देता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी यण संधि। ठीक है, य और व से पहले आधा वर्ण जब भी आ जाए संधि कर देना यण संधि। ठीक है, अब देखो य से पहले कोई आधा वर्ण आता है, य से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो उसके साथ में आप जो है वो ई की मात्रा जोड़ देना। उस आधे वर्ण के साथ में किसकी मात्रा? ई की मात्रा जो है वो जोड़ देना। ठीक है, अगर आपको व से पहले कोई आधा वर्ण आता है, व से पहले कोई आधा वर्ण आता है तो उसमें साथियों आप जो है वो ऊ की मात्रा जोड़ देना। ठीक है, अब देखो ये आता है, य से पहले आधा वर्ण आता है तो उसके साथ में मात्रा जोड़नी है ई की। ठीक है, और व से पहले आधा वर्ण आता है तो मात्रा जोड़नी है किसकी? ऊ की। ठीक है, अब इस ये का क्या करेंगे? जो ये वर्ण आता है इसके अंदर जो मात्रा है इसको यहाँ पे बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब देखो ये है अगर तो बाहर आएगा अ, अगर यहाँ पे या है तो बाहर आ जाएगा आ। ठीक है, अगर यहाँ पे यू की ऊ की मात्रा है तो बाहर निकाल देना ऊ। ठीक है, अगर इस पे ओ जैसे इस प्रकार से जैसे ऊ की मात्रा तो ऊ बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो भी मात्रा है य के पास में बची हुई है उसको जो है वो बाहर निकाल देना है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे जो शब्द है वो है अभ्युदय। ठीक है, अब पहचान आपको समझ में आराम से आ गई कि भाई य से पहले एक आधा वर्ण दिख रहा है और वह दिख रहा है भ। ठीक है, य से पहले एक आधा वर्ण जो है वो दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? भ दिखाई दे रहा है। तो भ के साथ में किसकी मात्रा जोड़ दो? य है तो किसकी मात्रा? ई की मात्रा जोड़ दो तो ये बन जाएगा अभी। ठीक है, अब ये के अंदर जो ध्वनि है वो है ऊ की, तो ऊ की ध्वनि को निकाल देते हैं बाहर यहाँ पे, तो ये बन जाएगा उदय। तो जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अभी प्लस उदय। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस उदय होगा, यानी कि संधि कौन सी है? यण संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये शब्द है अव्यागत। ठीक है, अब अव्यागत का संधि विच्छेद करेंगे तो देखो य से पहले आधा वर्ण है तो उसके ऊपर जो है वो ई की मात्रा जोड़ो। सबसे पहले तो देखो ये जोड़ दी अभी, अभी जोड़ दिया। अब इस या के अंदर जो है वो आ की मात्रा बच रही है। ठीक है, तो इस आ की मात्रा को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, प्लस ये हो जाएगा आगत, यानी कि अभी प्लस आगत, और शब्द बन जाएगा अव्यागत, और दोनों के अंदर जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है, और य और व से पहले आधा वर्ण आता है तो वो यण संधि की पहचान है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि परिच्छेद शब्द का जो है वो संधि विच्छेद क्या है? साथियों देखो परिच्छेद शब्द जो है वो इसका संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि परिच्छेद जो शब्द है, ठीक है, परिच्छेद जो शब्द है इसके अंदर जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि? व्यंजन
संधि है। व्यंजन संधि क्यों है? जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर दो व्यंजन जो है वो एक साथ आए, यानी कि एक व्यंजन जो है वो आधा आएगा और एक व्यंजन जो है वो पूरा आएगा, तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे एक शब्द है उल्लास, ठीक है, इसके अंदर ल जो है वो दो बार आ रहा है, यानी कि एक ल जो है वो आधा है और एक ल जो है वो पूरा है। ठीक है, जब भी व्यंजन की पुनरावृत्ति होगी, जहां पर भी एक व्यंजन जो है वो आधा आएगा और एक व्यंजन जो है वो पूरा आएगा, तो वहां पे जो संधि होगी वो अपनी होगी व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसके अंदर जो परिच्छेद शब्द है, ठीक है, परिच्छेद शब्द जो है वो इसके अंदर इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा परि प्लस छेद। ठीक है, क्या होगा? परि प्लस छेद होगा, यानी कि इस चम्मच वाला जो छ है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, इस चम्मच वाले स का जो है वो लोप हो जाता है और जो पीछे जो शब्द बचेगा वो बचेगा परि प्लस छेद। ठीक है, तो परिच्छेद संधि पूछे तो करना है व्यंजन संधि। ठीक है, और अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे तो करना है परि प्लस छेद। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्रहीन, देखो साथियों, नेत्रहीन जो है ये किस समाज का उदाहरण है? ठीक है, नेत्रहीन जो शब्द है ये जो है वो अपने किस समाज का उदाहरण है? ठीक है, देखो साथियों, सबसे पहली चीज यहाँ पे दवंद समास की बात करें। ठीक है, तो दवंद जो समास है, ठीक है, दवंद समास है, इसकी पहचान क्या है? दवंद समास के अंदर दोनों पद जो हैं वो हमेशा प्रधान होते हैं। ठीक है, दवंद समास के अंदर दोनों शब्द जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे दाल रोटी, ठीक है, दाल या फिर रोटी, माता पिता, माता और पिता, इस प्रकार से जब भी आपको बीच में ये डैश दिखे और दोनों शब्द जहां पर आपको प्रधान दिखे वहां पे जो अपना समास होगा वो होगा दवंद समास। ठीक है, दवंद समास की एक ही पहचान है, शब्द जो है वो हमेशा कैसा आएगा? दोनों पद जो है वो उसकी प्रधान होंगे और बीच के अंदर इस प्रकार का डैश का चिन्ह जो है वो लगाया हुआ होगा। ठीक है, तो माता पिता हो गया, दाल रोटी हो गया, ठीक है, दूध रोटी हो गया, इस प्रकार से जो शब्द हैं वो शब्द जो है वो किसके उदाहरण है? वो है अपने दवंद समास के। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज, सेकंड बात करेंगे साथियों कर्मधारय समास की। ठीक है, अब देखो कर्मधारय समास की पहचान क्या है? सीधी सी बात है, कर्मधारय यानी कि किसी की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ठीक है, जब भी कोई शब्द जो है वो किसी की विशेषता बताता है और उस शब्द को तोड़ने पर साथियों, जब भी कोई शब्द है वो किसी की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, और अगर उस शब्द को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बीच में से जो ध्वनि निकलेगी निकलेगी वो निकलेगी है जो या फिर के समान की। ठीक है, जब भी बीच में से शब्द को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी या तो है जो की या फिर निकलेगी के समान की। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, नील गाय, नील गाय यानी कि नील गाय क्या है? अब नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि यहाँ पे जो है वो गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? गाय है नीली। ठीक है, तो नीली गाय, नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, तो शब्द को जब तोड़ा है, इस नील गाय शब्द का जब विच्छेद किया है तो वहां पे बीच में जो है वो है जो की ध्वनि देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे एक शब्द है कि चंद्रमुख, जैसे एक शब्द है चंद्रमुख, अब देखो चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्रमुख जो है यहाँ पर मुख शब्द की विशेषता बताई जा रही है और कि मुख कैसा है? चंद्र के समान है। ठीक है, तो जब चंद्रमुख शब्द को हमने तोड़ा तो ध्वनि निकली किसकी? के समान की, यानी कि चंद्र के समान मुख। जब भी कोई शब्द किसी की विशेषता बताता है या फिर उस शब्द को तोड़ने पर आपको जो है वो है जो या फिर के समान की ध्वनि यानी कि बीच में है जो या फिर के समान आता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, देखो अगला, अगले की बात करते हैं यहाँ पे तो वो है अपना बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास के अंदर साथियों तीसरा एक नया शब्द जो है वो निकलता है। ठीक है, तीसरा नया शब्द निकलेगा भाई। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास एक शब्द है दशानन। ठीक है, दशानंद यानी कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन हो गया? रावण हो गया। ठीक है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी कि जब भी किसी शब्द के अंदर आपको तीसरा शब्द जो है वो दिखाई देता है, यानी कि जहां पर भी तीसरे शब्द को टारगेट किया जाता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की एक और पहचान है कि यहाँ पर ज्यादातर जो
देवी देवताओं के जो नाम होते हैं साथियों, उसमें जो है वो सारे जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं बहुब्रीहि समास के। ठीक है, देवी देवताओं के जितने भी नाम होते हैं वो सारे जो हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और तीसरे शब्द को जो है वो टारगेट किया जाता है, जैसे कि लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसको, गणेश को। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के शब्दों के अंदर हमेशा जो है वो समास होता है अपना बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखो अगला, यहाँ पे हम बात कर रहे थे नेत्रहीन की। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो नेत्रहीन की बात करें साथियों, तो नेत्रहीन की बात करें तो नेत्रों से हीन। ठीक है, नेत्रों से हीन, यानी कि इसमें जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, जब भी किसी को शब्द जो जब भी आप किसी शब्द को तोड़ोगे तो बीच में से का की, के, को, ठीक है, मैं, या फिर पर की, ठीक है, मैं के पर की, या फिर के लिए की। ठीक है, इस प्रकार की जब भी विभक्तियां जो हैं वो देखने को मिलती है तो वहां पे जो अपना समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे नेत्रहीन, अब नेत्रहीन शब्द को जब तोड़ेंगे तो बीच में से ध्वनि किसकी निकलेगी, से की। ठीक है, किसकी निकलेगी, से की निकलेगी, यानी कि नेत्रों से हीन। ठीक है, नेत्रों से हीन, तो जब भी आप शब्द को तोड़ना, ठीक है, वहां पर आपको का की ध्वनि, ठीक है, के की, को की विभक्ति, मैं की, पर की, के लिए, या फिर से। ठीक है, इस प्रकार की विभक्तियां जब भी किसी शब्द के अंदर देखने को मिलेगी तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना कौन सा, तत्पुरुष समास। जैसे जैसे एक शब्द है साथियों, देखो, जैसे एक शब्द है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी, जब इस शब्द को तोड़ोगे तो जब शब्द निकलेगा वो निकलेगा, जैसे समास का विग्रह करेंगे तो वहां पे आएगा कि रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, किसकी बीच में, किसकी, कौन सी विभक्ति जो है वो बीच में आती है, तो पर विभक्ति जो है वो बीच में आती है, यानी कि रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी समास के अंदर आपको जो है वो का, के, को, मैं, पे, पर, या फिर के लिए, ठीक है, या फिर से, इस प्रकार की विभक्तियां देखने को मिलती है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो अभ्यंतर शब्द के अंदर जो है वो कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, देखो साथियों, उपसर्ग की बात कर लेते हैं तो उपसर्ग को, ठीक है, निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, उपसर्ग, जब भी आपको प्रश्न के अंदर उपसर्ग पूछा जाता है तो उस उपसर्ग को निकालने के जो है वो दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा मूल शब्द के माध्यम से। ठीक है, एक तो होगा कि मूल शब्द के माध्यम से जो है वो उपसर्ग को निकाल लिया जाए। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा कि संधि के माध्यम से। ठीक है, शब्द के अंदर जो है वो संधि विच्छेद करके जो है वो उपसर्ग को निकाला जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, पहला हो गया कि मूल शब्द से, ठीक है, किसी भी शब्द को क्या करेंगे, अलग करेंगे, मूल शब्द से किसी भी शब्द को अलग करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है संधि विच्छेद का। ठीक है, और ये जो है वो आपको शब्द को देखने पर जो है वो पता चल जाएगा कि इसके अंदर मूल शब्द जो है वो सीधा निकल रहा है या फिर इसके अंदर जो है वो कोई संधि है। ठीक है, ये दो तरीके हैं किसी भी शब्द के अंदर जो है वो उपसर्ग को निकालने के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास में एक शब्द है और वो मैं आपके पास में आपको दे रहा हूं कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अतिसार। ठीक है, एक शब्द है और वो है अतिसार। अब देखो इस अतिसार शब्द को जब हम सीधा देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो कोई भी संधि जो है वो नहीं है। इस अतिसार शब्द के अंदर जो है वो कोई संधि नहीं है, तो सीधा जो मूल शब्द निकलेगा वो निकलेगा अति और सार। ठीक है, तो अतिसार शब्द के अंदर जो अपना उपसर्ग है वो है अति उपसर्ग। ठीक है, अतिसार शब्द के अंदर जो उपसर्ग है वो कौन सा है, वो है अति उपसर्ग। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभ्यंतर की। ठीक है, तो अभ्यंतर शब्द जो है वो इसके अंदर एक संधि है। ठीक है, अभ्यंतर जो शब्द है इसके अंदर एक संधि है। ठीक है, संधि कौन सी है, तो देखो मैंने आपको पहले जब संधि की बात की थी तब बताया था कि भाई जब भी आपके पास में य और व से पहले कोई आपको आधा वर्ण जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, य और व से पहले जब भी आपको कोई आधा वर्ण दिखाई देता है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी यण संधि। ठीक है, तो इस शब्द के अंदर संधि है, तो जिन शब्दों के अंदर आपको जो है वो संधि देखने को मिलती है तो उसका जो है वो संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद का जो पहला पद होगा वो उसका जो है वो उपसर्ग होगा उस शब्द का। ठीक है, जैसे अभ्यंतर शब्द का हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं।
ठीक है। तो अभ्यंतर जब भी य है तो पहले क्या आएगा, जो भी आधा वर्ण है उसके ऊपर आपको जो है वो ई की मात्रा लगानी है। ठीक है, य से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसके ऊपर मात्रा किसकी लगेगी, ई की मात्रा जो है वो लगेगी, यानी कि ये हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी। अब देखो य में से क्या किसकी मात्रा निकल रही है, अ की, तो ये हो जाएगा अंतर। ठीक है, अंतर हो गया, तो इसका अभी प्लस अंतर जो है ये अभ्यंतर का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अभ्यंतर का संधि विच्छेद अभी प्लस अंतर। ठीक है, और संधि का नाम पूछे तो हो जाएगी यण संधि। ठीक है, अब इसके अंदर उपसर्ग पूछा है तो पहला कौन सा पद है, पहला है अभी, तो इस शब्द के अंदर जो है वो अभी उपसर्ग है। ठीक है, इस शब्द के अंदर जो है वो अभी उपसर्ग है, यानी कि जिनका भी बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल से हो जाएगा अभ्यंतर शब्द के अंदर जो है वो अभी उपसर्ग है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो निम्नलिखित में से, ठीक है, तत्पुरुष समास जो है वो किसके अंदर है। तत्पुरुष समास के अंदर जो है जिस भी शब्द को आप तोड़ोगे उसके अंदर का, के, की, ठीक है, मैं की, पर की, के लिए की, इस प्रकार की जब विभक्तियां आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे नील गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि गाय की क्या बता रही है, विशेषता। और जब भी किसी भी शब्द के अंदर किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, देखो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, कौन सी विभक्ति आ रही है, का की विभक्ति आ रही है, और जब भी का की विभक्ति आती है तो वहां पे जो समास होता है वो होता है अपना तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राजकुमार के अंदर तत्पुरुष समास है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो मिठास शब्द जो है वो ये है। ठीक है, मिठास शब्द जो है वो इसके अंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है, मिठास के अंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है। साथियों देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी भी पर्सनल व्यक्ति का नाम, या फिर किसी भी पर्सनल एक स्थान का नाम, या फिर किसी भी नदी का नाम, या फिर किसी भी देश का नाम, तो वे सभी जो संज्ञा हैं वो आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंदर। ठीक है, जैसे हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, जैसे हो गया जयपुर, ठीक है, जैसे हो गया जयपुर, जैसे हो गया गंगा नदी। ठीक है, इस प्रकार से जब भी आपको किसी भी एक व्यक्ति यानी कि एक पर्सनल चीज का नाम जो है वो देखने को मिलता है तो वहां पे जो संज्ञा होगी वो होगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। साथियों जातिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि वो जो है वो पूरी एक जाति का बोध जो है वो करवाती है। ठीक है, जैसे हो गया लड़का, ठीक है, इस प्रकार से जैसे हो गया कुर्सी, तो इस प्रकार से देखो लड़का जो है वो कोई भी हो सकता है और कुर्सी जो है वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो वहां पे जो संज्ञा आएगी वो आएगी जाति, यानी कि एक पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, और वहां पे जैसे ये व्यक्तिवाचक है तो यहाँ पर किसी का पर्सनल नाम है, किसी भी स्थान का नाम है, किसी भी नदी का नाम है, या फिर किसी भी देश का नाम है, जहां पर भी उसके जैसा कोई दूसरा ना हो तो वहां पे जो संज्ञा होगी वो होगी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक में पूरी एक जाति का बोध कराता है लड़का, या फिर कुर्सी, कुर्सी जो है वो कोई भी हो सकती है और लड़का जो है वो कोई भी हो सकता है, तो वहां पे जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिठास शब्द की बात करें तो मिठास शब्द के अंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठा जो शब्द है इसके अंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सभी जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, यानी कि ये जो है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं बल्कि इनका जो है वो एक भाव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मिठास शब्द की बात करें तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो यहाँ पे दबंध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एक दबंध समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो एक दबंध समास का उदाहरण नहीं है। देखो साथियों दबंध समास पहचान क्या है कि दोनों पद जो हैं वो क्या होंगे, दोनों पद हमेशा प्रधान होते हैं और बीच के अंदर इस प्रकार का डैश जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, दबंध समास की पहचान है कि दोनों पद
हमेशा प्रदान होते हैं, ठीक है। और बीच के अंदर जो है वो इस प्रकार का डैश का चिन्ह जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पाप और पुण्य, ठीक है, बीच के अंदर जो है वो डैश का चिन्ह है, पाप और पुण्य, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो यथाशक्ति, राजा प्रजा, राजा और प्रजा और जीवन और मरण। तो इसमें से जो है वो यथाशक्ति जो शब्द है इसके अंदर जो है वो कौन सा अपना द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। यथाशक्ति देखो साथियों, यथा हो गया, ठीक है। यथा शब्द की बात करें तो यथा शब्द के अंदर जो है वो अवयव भाव समास है, ठीक है। यथा जो शब्द है इसके अंदर जो है वो कौन सा, यथा शब्द के अंदर जो है वो अवयव भाव समास है। और जब भी आपको अवयव समास की पहचान पूछे तो जब भी किसी भी शब्द के अंदर यथा, ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर यथा है, आ है, बर है, ठीक है, नी है, अनु है, ठीक है, इस प्रकार के यथा, आ, बर, नी, अनु, ठीक है, आत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब भी आपको किसी भी शब्द के शुरुआत में जो है वो यथा है, बर है, नी है, अनु है, आ है, इस प्रकार के उपसर्ग या फिर इस प्रकार के अव्यय पद जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा हमेशा अव्यय भाव समास, ठीक है। वहां पर जो है वो अव्यय भाव समास होगा जब भी शब्द के शुरुआत में यथा, बर, नी, अनु और आ इस प्रकार के उपसर्ग या फिर इस प्रकार के अव्यय जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो है वो अपना अव्यय भाव समास होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिक्षण जो है वो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। देखो साथियों, उपसर्ग को निकालने के लिए दो विधियां हैं। पहली ये है कि किसी भी शब्द के अंदर से मूल शब्द को अलग कर लो, ठीक है। पहली चीज ये है कि किसी भी शब्द के अंदर जो है वो मूल शब्द को अलग कर लो, अगर सीधा है तो। अगर उसके अंदर संधि बन रही है तो फिर उसके अंदर जो है वो संधि करो, और संधि के बाद में जो है वो उस मूल शब्द को यानी कि संधि का जो पहला पद होगा वो उसका उपसर्ग होगा, ठीक है। देखो अधिक्षण, अधिक्षण शब्द की बात करें तो यहाँ पे एक संधि बन रही है और वो बनेगी अधि प्लस ईक्षण, अधि प्लस ईक्षण। जैसे साथियों यहाँ पे बात करें अधि की, तो अधि के अंदर किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। अधि के अंदर जो है वो बड़ी ई की मात्रा है। जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अधि प्लस ईक्षण, यानी कि यहाँ पे जो मात्रा है वो है छोटी ई की, प्लस यहाँ पे जो मात्रा है वो है बड़ी ई की, और दोनों मिलकर के जो है वो बड़ी ई का निर्माण करते हैं। और जब भी अ और आ मिलके आ बनता है, ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनती है, और छोटा ऊ और छोटा बड़ा ऊ जो है वो मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे जो संधि होती है वो होती है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। वहाँ पे जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर अधिक्षण के अंदर जो है वो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। और अधिक्षण की जब संधि विच्छेद किया तो पहला जो पद है ये है अधि, तो इसका जो पहला अपना उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा अधि उपसर्ग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक्षण के अंदर जो अपना एक उपसर्ग है वो है अधि उपसर्ग, क्योंकि अधिक्षण के अंदर संधि है और संधि विच्छेद करने के बाद में उस संधि का जो पहला पद होता है वो साथियों हमेशा क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में जो है वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। लेखक शब्द, देखो लेखक शब्द का जो मूल शब्द है वो है लेख, ठीक है। इसके साथ में जो प्रत्यय है वो है अपना अक प्रत्यय, और लेख और अक इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा लेखक, ठीक है। तो लेखक के अंदर, ठीक है, लेखक के अंदर जो प्रत्यय है वो है अक प्रत्यय, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेखक शब्द के अंदर जो है वो अक प्रत्यय है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि हितार्थ जो शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है, ठीक है। हितार्थ जो शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है, तो हितार्थ के अंदर जो समास है वो है अव्यय भाव समास, ठीक है। हितार्थ के अंदर जो है वो अव्यय भाव समास है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हितार्थ अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि महात्म्य जो शब्द हैं, ठीक है, महात्म्य शब्द हैं ये क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है। महात्म्य यानी कि महान है जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति महान है उसके लिए महात्म्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और महात्म्य जो है ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये बल्कि एक भाव है, यानी कि ये शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का है महात्म्य, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव कमल का है, सरोज जल के अंदर
जन्म लेने वाला। जब भी किसी भी शब्द के पीछे जो है वो ज दिखे तो वहां पे समझना कि जन्म लेने वाला और जन्म लेने वाला होता है कमल। ठीक है, तो राजीव कमल का है, सरोज कमल का है, वारिज के पीछे ज है तो जन्म लेने वाला यानी कि कमल का है। और फलक की बात करें तो फलक जो है ये साथियों आकाश का पर्यायवाची है यानी कि अंबर का है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा फलक। ठीक है, राजीव, सरोज, वारिज। ठीक है, इसके अलावा जलज हो गया। तो ये जो सभी जो पर्यायवाची हैं ये अपने अंबुज हैं। ठीक है, ये जो है वो कमल की है, बाकी जो फलक जो है ये आकाश का है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जीव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो जीव का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। देखो जीवा जीव का है, सर्वज्ञ देखो जीवा ऐसे होगा, ये जी ह आधा और वह जीवा। ठीक है, रसज्ञ ये अपना पर्यायवाची किसका है, जीव का है। ठीक है, रसला जो है ये जीव का है, लेकिन यहाँ पे चैतन्य की बात करें तो ये पर्यायवाची है जीव का। ठीक है, जीव का नहीं है, चैतन्य जो पर्यायवाची है ये है जीव का पर्यायवाची। जीवा जो है वो जीव का है, रसज्ञ जो है वो जीव का है और रसला जो है वो जीव का है, लेकिन चैतन्य जो है ये एक जीव का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा चैतन्य। ठीक है, देखो अगला। अगला कह रहा है कि अज्ञे का जो है वो विलोम शब्द क्या है। साथियों देखो अज्ञे जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए देखो जय है, देखो जय जो है वो इसका विलोम होता है अजय। ठीक है, विज्ञ का, विज्ञ जो है ये अज्ञे का विलोम शब्द है। ठीक है, अल्प, अल्प का जो है जैसे अल्प जो है इसका मतलब था बहुत ही कम और अति का मतलब था बहुत ही ज्यादा। तो अति का जो विलोम है वो हो गया अल्प। और कृष्णकाय, ठीक है, कृष्णकाय और इसका हो जाएगा अतिकाय। ठीक है, कृष्णकाय का अतिकाय हो जाएगा, अल्प का अति हो जाएगा और जय का अजय हो जाएगा और अज्ञे का क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे का विलोम शब्द है विज्ञ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्तेय शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। ठीक है, अस्तेय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।